ब्रह्मांड के 4 बुनियादी फोर्सेस में से एक फोर्स है ग्रेविटेशनल फोर्स। पृथ्वी पर अपने जीवन को जीता प्रत्येक जीव या मानव इसी फोर्स की मौजूदगी में फलता फूलता है। सदियों से चली आ रही ग्रेविटी की समझ को वैज्ञानिक दृष्टिकोण के अनुसार सही तस्वीर का रूप अल्बर्ट आइंस्टाइन ने 1915 में अपनी थ्योरी जनरल रिलेटिविटी में दिया, जिसके अनुसार किसी ऑब्जेक्ट का मास अपने केंद्र की ओर दूसरे ऑब्जेक्ट को अपनी ओर आकर्षित करता है और साथ ही उस स्पेस को भी कर्व करता है जहां वह ऑब्जेक्ट मौजूद है। स्पेस एंड टाइम में इसी कर्वेचर के कारण ही पृथ्वी और बाकी ग्रह सूर्य के चक्कर लगाते हैं। इस मास और कर्वेचर की थ्योरी को क्वांटम लेवल पर प्रूव करने के लिए ग्रेविटॉन नामक पार्टिकल का जन्म होता है। हालांकि इस पार्टिकल की अभी तक कोई खोज नहीं हो पाई है, लेकिन क्या वास्तविकता में ग्रेविटी मास यानी द्रव्यमान से जन्म लेती है या इसके पीछे कोई और कारण है? क्या गुरुत्वाकर्षण जैसे प्रभाव के रहस्य को केवल भौतिक फैक्ट्स के आधार पर ही सुलझाया जा सकता है? चलिए हम आपको इस वीडियो में विज्ञान के सबसे अंतिम दहलीज क्वांटम फील्ड के परे ऊर्जा के उन सबसे छोटे बिंदुओं के असीम सागर तक ले जाते हैं जहां मौजूद प्रत्येक पार्टिकल किसी दूसरे पार्टिकल की अवस्था के अनुसार खुद में नया परिवर्तन कर रहा है, और यह परिवर्तन ही फिर क्वांटम लेवल पर 3 फोर्सेस के रूप में इस ब्रह्मांड में मौजूद प्रत्येक परिणाम की रचना कर उस अंतिम फोर्स को जन्म दे रहा है जिसे हम ग्रेविटी के रूप में जानते हैं। सवाल है कैसे? आइए पता करते हैं। यहां कुछ नंबर्स हैं और यह एक क्वेश्चन है, तो इस क्वेश्चन के अनुसार आप इन नंबरों को क्रम से लगाएंगे, जिसकी शुरुआत 2 नंबर से होगी क्योंकि यही सबसे छोटा नंबर है। अब यदि मैं आपसे पूछूं कि आपने इन नंबर को क्रम से ही क्यों लगाया, तो इसके 2 कारण होंगे। पहला, तो यह क्वेश्चन जिसने एक टारगेट के रूप में आपको इन नंबर्स का क्रम बदलने के लिए बाध्य किया, और दूसरा, जितने यहां नंबर्स थे आपने उन्हीं को बढ़ते हुए क्रम में बदला। अब यदि आप इसी चीज को इन नंबर्स के प्रोस्पेक्टिव से देखें तो यह क्वेश्चन एक परिवर्तन के रूप में इन नंबर्स को कारण दे रहा है बढ़ते हुए क्रम में बदलने को, या इसे अन्य शब्दों में इस तरह भी कह सकते हैं, ये नंबर्स एक परिवर्तन के प्रति एक कॉज के रूप में आकर्षित होकर बढ़ते हुए क्रम में बदले। फॉर एग्जाम्पल, आप एक कमरे में बैठे हैं जिसमें बहुत तेज गर्मी है, तो यहां गर्मी एक परिवर्तन है जो आपको एक कॉज या कारण देगा फैन या एसी ऑन करने का, और आप फैन या एसी ऑन इसलिए करेंगे क्योंकि यह आपके गर्मी लगने से बचाव के कॉज को पूरा कर सकते हैं। इसी प्रकार इन नंबर्स का इस क्वेश्चन के प्रति आकर्षण से कॉज इसलिए जन्मा क्योंकि ये नंबर्स इस परिवर्तन से जन्मे कॉज को पूरा कर सकते थे। फॉर एग्जाम्पल, यदि यहां ये नंबर्स होते तो इनका आकर्षण इस परिवर्तन के प्रति 0 होता, लेकिन यदि आप इस क्वेश्चन में नया परिवर्तन करते हैं तो अब ये नंबर्स इस नए परिवर्तन की ओर आकर्षित होकर 10 नंबर की वैल्यू में परिवर्तित हो जाएंगे। तो हम कह सकते हैं कि एक कॉज या परिवर्तन के बीच यदि आकर्षण है तो उस परिवर्तन और कॉज के बीच एक डिपेंडेंसी कायम हो जाती है, जहां यदि आप परिवर्तन को बदलते हैं तो हुआ परिवर्तन एक नए कॉज के रूप में नए परिवर्तन में बदल जाएगा, जो फिर आगे नया परिवर्तन कर दूसरे कॉज को जन्म देगा। इसे आप अपने भरे और भूखे पेट से समझ सकते हैं, जहां भूखा पेट एक परिवर्तन है जो आपको एक कॉज के रूप में भोजन की ओर आकर्षित कर एक नए परिवर्तन के रूप में भरे पेट को जन्म देगा। यही परिवर्तन अब नए कॉज के रूप में भोजन ना करने के परिवर्तन को जन्म देगा। यानी कॉज है क्योंकि परिवर्तन है, और परिवर्तन है क्योंकि कॉज है। भूखा पेट है क्योंकि भरा पेट है, और भरा पेट है क्योंकि भूखा पेट है। उसी तरह आप हैं क्योंकि ये पृथ्वी है, और ये पृथ्वी है क्योंकि आप हैं। कॉज और परिवर्तन के बीच बने आकर्षण से जन्म लेती डिपेंडेंसी के ही एक प्रकार को आप भौतिक जीवन में ग्रेविटी के रूप में ऑब्जर्व करते हैं। चलिए इस डिपेंडेंसी और इसके पीछे के कारण को थोड़ा गहराई से समझने के लिए हम ऊर्जा के उस सबसे छोटे बिंदु पर चलते हैं जहां कॉज और परिवर्तन एक हो जाते हैं। यह है एक ब्लैंक। और यह क्या है, इसे जानने से पहले हमें एनर्जी क्या है पहले यह समझना होगा। यदि आसान शब्दों में कहें तो एनर्जी एक अवस्था है जो अपनी अगली अवस्था में एक निश्चित गति पर लगातार परिवर्तित हो रही है।
यह अगली अवस्था कौन सी होगी यह उसकी डिपेंडेंसी पर निर्भर करेगी, जिसे हम अभी थोड़ी देर में डिटेल में समझेंगे। अब यदि किसी तरह हम एनर्जी की किसी भी एक अवस्था की अगली अवस्था की डिपेंडेंसी को खत्म कर दें या नॉन एग्जिस्ट कर दें, तो अब इस पानी को गर्म करने पर यह भाप में नहीं बदलेगा, क्योंकि अब इस पानी की अगली अवस्था भाप के ना होने के कारण इस पानी को गर्म करने पर कोई नया कॉज जन्म नहीं लेगा और फलस्वरूप इस पानी में मौजूद एनर्जी अपनी ही पिछली अवस्था को दोहराते हुए पानी को गर्म करने पर भी कोई भी परिवर्तन नहीं करेगी। यहां ध्यान देने वाली बात यह है कि सिर्फ पानी में कोई परिवर्तन नहीं होगा, इस पानी में मौजूद एनर्जी अभी भी लगातार बह रही होगी। फर्क सिर्फ इतना होगा कि अभी एनर्जी अपनी ही पिछली अवस्था को दोहराती रहेगी जब तक कि उसे कोई नया कॉज ना मिले। इस कंसेप्ट को आप महाभारत के द्रौपदी चीरहरण से समझ सकते हैं, जहां दुशासन के द्वारा खींची जा रही द्रौपदी की साड़ी कभी खत्म नहीं हो पाई। तो वास्तविक रूप में देखा जाए तो एनर्जी कॉज से परिवर्तन और परिवर्तन से कॉज में होते रूपांतरण से जन्मा एक प्रभाव है, और ये दोनों इस प्रभाव के दो छोर के रूप में है, जिसमें यदि एक समय पर एक छोर प्रत्यक्ष होता है तो वही छोर अप्रत्यक्ष होकर दूसरे छोर में परिवर्तित हो जाता है। इस प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष के बीच जो भी परिवर्तन हुआ है लॉग कहलाता है, और प्रत्यक्ष से अप्रत्यक्ष की एक साइकिल पल्स कहलाती है। और इस तरह एक पल्स में जन्मे लॉग में हुआ परिवर्तन ऊर्जा के रूप में किसी ऑब्जर्वर के लिए उसकी एक अवस्था दर्शाता है। कॉज और चेंज के प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष को समझने के लिए आपको पक्ष और विपक्ष के कंसेप्ट को समझना होगा। ऊर्जा का यह स्थान जहां कॉज और परिवर्तन बिना नए परिवर्तन के लगातार खुद को दोहरा रहे हैं एक ब्लैंक कहलाता है, जो इस एटर्निटी में बहती ऊर्जा का वह न्यूनतम बिंदु है जिसका और विखंडन नहीं किया जा सकता, जहां प्रत्येक पल्स में जन्मा लॉग वही है जो पिछली पल्स में था। इसे आप इस नंबर से समझ सकते हैं। इस नंबर का कॉज है इसे बढ़ते हुए क्रम में अरेंज होना है, लेकिन क्योंकि यहां यह अकेला है तो यह अपनी इसी वैल्यू को ही बार बार दोहराता रहेगा, यानी इसकी प्रत्येक पल्स में वही लॉग होगा जो पिछली पल्स में था। लेकिन इस नंबर की ही तरह एटर्निटी में केवल यही इकलौता ब्लैंक नहीं है। यदि आप इस समस्त ब्रह्मांड को संपूर्ण एटर्निटी की परिभाषा दें तो ब्रह्मांड में प्रत्येक एटम एक ब्लैंक होगा। तो क्या होगा जब हम यहां कुछ और ब्लैंक्स ऐड करते हैं? अब प्रत्येक ब्लैंक अपनी पल्स के साथ जब लॉग जनरेट करेंगे तो उसमें मौजूद कॉज अपने पिछले परिवर्तन से बेहतर परिवर्तन की तलाश में अन्य दूसरे ब्लैंक के हो चुके परिवर्तन से इंटरैक्ट करते हैं, और यदि उन्हें ऐसा कोई ब्लैंक मिलता है जो उनके मौजूदा परिवर्तन को पहले से और बेहतर बना सके, वे दोनों ब्लैंक एक दूसरे की ओर आकर्षित होकर एक साथ नए पल्स से नए परिवर्तन की रचना कर नए कॉज के साथ फिर से एक और नए परिवर्तन के लिए दूसरे ब्लैंक की तलाश करते हैं। यहां जो ब्लैंक दूसरे ब्लैंक की ओर आकर्षित होता है अल्फा, और जो आकर्षित करता है बीटा ब्लैंक कहलाता है। और अल्फा और बीटा ब्लैंक का समूह सक्सेसिव ब्लैंक पैटर्न या सिंपली सक्सेसिव पैटर्न कहलाता है। मौजूदा और बेहतर परिवर्तन को आप इसी नंबर से समझ सकते हैं। जब हम यहां एक नया नंबर 3 को ऐड करते हैं तो 2 नंबर का कॉज अल्फा के रूप में 3 की ओर आकर्षित होगा जो बीटा कहलाएगा, और दोनों मिलकर सक्सेसिव नंबर कहलाएंगे। लेकिन यहां इस सक्सेसिव पैटर्न को आप इन नंबर के सही क्रम से ना जोड़ें, यानी यदि यहां 3 की जगह 4, 5, 10 या 100 कुछ भी नंबर होता तो भी ये सक्सेसिव पैटर्न में होते, क्योंकि इनका कॉज बढ़ते हुए क्रम में अरेंज होना है। यदि यहां एक तीसरा नंबर और आ जाए तो वो इन दोनों नंबरों के बीच में ऐड होगा। एक अल्फा और बीटा ब्लैंक के बीच का यह आकर्षण ही अल्फा के लिए बीटा की डिपेंडेंसी कहलाती है। जैसे 2 3 पर डिपेंड है, ना कि 3 2 पर। यदि यहां हम एक नंबर को और ऐड करें जिसका कॉज भी यही हो तो उसकी डिपेंडेंसी 2 पर होगी। इसी डिपेंडेंसी से सक्सेसिव पैटर्न में जुड़कर बहुत से ब्लैंक्स का एक समूह एक सेल कहलाता है, जो अपने सभी ब्लैंक से जन्मे कॉज के लिए अन्य सेल से एक नए परिवर्तन के लिए सक्सेसिव पैटर्न में जुड़ एक इंफॉर्मेशन की रचना करता है। किसी इंफॉर्मेशन में 2 या 2 से अधिक सेल्स हो सकते हैं, और यह इंफॉर्मेशन आगे एक विशाल समूह के रूप में डिपेंडेंसी के साथ सक्सेसिव पैटर्न में जुड़कर एक रिजल्ट की रचना करती हैं, जैसे मैं, आप और यह समस्त ब्रह्मांड। प्रत्येक रिजल्ट के अस्तित्व को पूरा करती इंफॉर्मेशन का सक्सेसिव पैटर्न उस परिणाम का कोड कहलाता है, और इस कोड में किन्हीं 2 इंफॉर्मेशन के बीच ऊर्जा का प्रवाह जो ब्लैंक लेवल पर लॉग कहलाती थी
अब वैल्यू कहलाती है। एक वैल्यू जो लाखों ब्लैंक्स के लॉग को संयुक्त रूप में दो इंफॉर्मेशन के बीच हुए परिवर्तन को दर्शाती है। और एक कोड में सभी इंफॉर्मेशन के बीच वैल्यू की एक साइकिल उस परिणाम की स्पिन साइकिल कहलाती है। यही स्पिन साइकिल प्रत्येक परिणाम के लिए समय की गति तय करती है। लेकिन यहां एक प्रश्न है कि जब हम सभी खरबों 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 ब्लैंक्स, सेल्स और इंफॉर्मेशन की डिपेंडेंसी की कॉज से होते परिवर्तन है, तो यह डिपेंडेंसी आखिर है किसके रेस्पेक्ट में? यानी किसी भी ब्लैंक, सेल और इंफॉर्मेशन का कॉज आ कहां से रहा है? इसका जवाब आपको उसी कमरे में मिलेगा जहां आपने फैन या एसी को ऑन किया था। आपको फैन या एसी ऑन करने का कॉज कहां से आया? जवाब है कमरे की गर्मी से। यानी एक दूसरी ग्रुप ऑफ इंफॉर्मेशन में हुए परिवर्तन ने आपकी ग्रुप ऑफ इंफॉर्मेशन को कॉज दिया एक नया परिवर्तन करने के लिए। जैसे यह क्वेश्चन वह परिवर्तन था जिसने इन नंबर्स को कॉज दिया नया परिवर्तन के लिए, जिससे अल्फा के रूप में 2, बीटा 3 की ओर आकर्षित हुआ। यानी अल्फा की डिपेंडेंसी बीटा के परिवर्तन के रेस्पेक्ट में है। जैसे 3 के परिवर्तन पर 2 की डिपेंडेंसी है, 4 के परिवर्तन पर 3 की डिपेंडेंसी है। लेकिन यदि आप इन नंबर्स को एक कोड माने तो यह कोड संयुक्त अल्फा के रूप में बीटा रूपी इस क्वेश्चन पर अपनी डिपेंडेंसी दर्शाएगा। तो मेरे और आप जैसे इस ब्रह्मांड में मौजूद प्रत्येक परिणाम के कोड में शामिल लाखों इंफॉर्मेशन अल्फा और बीटा के रूप में एक दूसरे की डिपेंडेंसी के साथ जुड़ कोड की रचना करती हैं। यह डिपेंडेंसी इनबाउंड डिपेंडेंसी कहलाती है, जो संयुक्त अल्फा के रूप में किसी और बीटा ग्रुप ऑफ इंफॉर्मेशन या कोड पर डिपेंडेंसी दर्शाते हुए परिवर्तित होती हैं, जो आउटबाउंड डिपेंडेंसी कहलाती है। यानी अल्फा के रूप में आपकी बीटा रूपी पृथ्वी पर डिपेंडेंसी है, अल्फा रूपी पृथ्वी की बीटा रूपी सोलर सिस्टम पर डिपेंडेंसी है। इसी तरह सोलर सिस्टम की मिल्की वे गैलेक्सी और मिल्की वे गैलेक्सी की लोकल ग्रुप ऑफ गैलेक्सीज पर डिपेंडेंसी है। इस डिपेंडेंसी का कारण सिर्फ एक है, और वो है उसके रेस्पेक्ट में लगातार परिवर्तित होना, जिससे अल्फा बीटा के परिवर्तन को अपने हित में उपयोग तथा उपभोग कर एक परिवर्तन को जन्म दे सके। फॉर एग्जाम्पल, पृथ्वी पर मौजूद ऑक्सीजन, वायुदाब, पानी जैसी बीटा इंफॉर्मेशन को अपने हित में उपयोग तथा उपभोग करने के लिए अल्फा इंफॉर्मेशन इनबाउंड डिपेंडेंसी के साथ अन्य इंफॉर्मेशन को जोड़ एक कोड की रचना करती हैं। यही कोड मेरे आपके जैसे लाखों जीवन है, जो पृथ्वी की भौगोलिक परिस्थितियों से आउटबाउंड डिपेंडेंसी के रेस्पेक्ट में जुड़े हैं। आप अपनी संयुक्त इंफॉर्मेशन की इसी इनबाउंड डिपेंडेंसी को ही अपने वेट के रूप में आउटबाउंड डिपेंडेंसी के रेस्पेक्ट में ऑब्जर्व करते हैं। इनबाउंड से आउटबाउंड की यही डिपेंडेंसी या आकर्षण ग्रेविटी कहलाती है, जो न केवल आप पर बल्कि हर उस इंफॉर्मेशन के समूह पर लागू है जो आप ही की तरह आप ही के लिए एक रिजल्ट के रूप में मौजूद है। तो सीधी सी बात है, जो कुछ भी आप ऑब्जर्व करेंगे वो अपनी ही इनबाउंड डिपेंडेंसी को आउटबाउंड डिपेंडेंसी के रेस्पेक्ट में ऑब्जर्व करेंगे। आधुनिक विज्ञान की जो भी थ्योरीज आज तक बनी है या एक्सपेरिमेंट्स के आधार पर जो भी फैक्ट्स से ब्रह्मांड को समझने की कोशिश की गई है, जैसे ग्रेविटी से संबंधित फैक्ट्स, स्पेस टाइम कर्वेचर, ग्रेविटेशनल लेंसिंग, ग्रेविटेशनल वेव्स, इसी ऑब्जर्वेशन का नतीजा है, जो सिर्फ आपकी इनबाउंड डिपेंडेंसी के कारण एग्जिस्ट करते हैं। यह डिपेंडेंसी न केवल आपके विज्ञान को जन्म देती है बल्कि आपके जीवन के हर पहलू को साकार करती है। यह आपको जीवन का एहसास कराती है, बहते वक्त में होते परिवर्तनों का एहसास कराती है, कर्म, व्यक्ति, जीव और प्रकृति की ओर आकर्षित करती है। इस आकर्षण की इंटेंसिटी कभी बहुत ज्यादा, कभी कम, तो कभी बिल्कुल नहीं होती। यानी अल्फा का बीटा की ओर डिपेंडेंसी बीटा की इनबाउंड डिपेंडेंसी से जन्म ले रहे परिवर्तनों पर निर्भर करती है। फॉर एग्जाम्पल, यदि आप मून पर जाते हैं तो बीटा के रूप में मून की इंफॉर्मेशन पर आपकी डिपेंडेंसी पृथ्वी के मुकाबले कम होगी, जिसके फलस्वरूप आप कम ग्रेविटी महसूस करेंगे। कॉजेज और परिवर्तनों की डिपेंडेंसी से बंधी खरबों इंफॉर्मेशनों ने इस ब्रह्मांड के करोड़ों परिणाम, प्रकृति और जीवन को गढ़ा है, और जैसी जिसकी इंफॉर्मेशन है उसी से संबंधित डिपेंडेंसी से प्रत्येक परिणाम अपनी वास्तविकता बनाता है, जिसके बाहर आप कभी नहीं जा पाएंगे, कल्पनाओं में भी नहीं, क्योंकि यही आपके अस्तित्व की वास्तविकता है। एक ऐसी वास्तविकता जिसमें आप ही के ऑब्जर्वेशन से संबंधित नियम है, विज्ञान है और सृष्टि की सत्यता है। लेकिन आपकी इस वास्तविकता के परे आपका प्रत्येक सत्य
सिर्फ एक कॉज से दूसरे में परिवर्तन है, जिसका ना कोई नियम है, ना विज्ञान और ना ही कोई संपूर्ण वास्तविकता, सिवाय एक के कि अंत में ये दोनों एक ही हैं। यानी पृथ्वी है क्योंकि आप हैं, और आप हैं क्योंकि यह पृथ्वी है। आप हैं क्योंकि यह जीवन है, और जीवन है क्योंकि आप हैं। विचार बहुत गहरा है, परंतु अर्थहीन। यदि आपका कोई प्रश्न है तो आप हमसे व्हाट्सएप के जरिए भी जुड़ सकते हैं।